नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 33, 34 एंड 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरी की ये तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्हें जनरली हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी में खास करके प्रीलिम्स में इन तीनों ही आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल से आर्टिकल हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। केस लॉज को भी बीच में इंक्लूड करेंगे इन पूरे के पूरे आर्टिकल्स को देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली बेसिस पे मेरे इन दोनों चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की। देखिए आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के द्वारा तीन तरह की फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस? आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें हमारी आर्मी आ गई, हमारी एयरफोर्स आ गई, नेवी आ गई, पुलिस फोर्सेस एंड मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इनसे जुड़ी हुई कम्युनिकेशन सर्विसेज के जो लोग हैं, इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट कानून के द्वारा। पर्पस क्या है? पर्पस बहुत ही सिंपल है। कहता है द पर्पस इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड एफिशिएंसी ऑफ दीज फोर्सेस। एक बार आर्टिकल 33 पे मैं आपको नजर दौड़ाना चाहता हूं। तो कहता है जी, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। सो बेसिकली क्या कहता है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के द्वारा डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट in their application to these forces shall be restricted or abrogated so as to ensure proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. So basically क्या किया गया कि ये जो चार तरह की फोर्सेस का यहाँ पे वर्णन किया गया है, कौन सी चार फोर्सेस? आर्म्ड फोर्सेस विच आर चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब देखिए इसमें पुलिस फोर्सेस भी आ गई, और अगर कोई और एजेंसी को यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने के लिए दे दिया जाता है, जैसे होम गार्ड्स वगैरह हो गए, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस। चौथा क्या है? पर्सन्स एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ एनी फोर्स। सो बेसिकली ये जो तीनों फोर्सेस का हमने जिक्र किया, इनको टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उनके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है। अब एक केस आया था मोहम्मद जुबैर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक मुस्लिम सोल्जर था, भारत सरकार इंडियन आर्मी में सोल्जर था। ही वांटेड टू कीप हिज बियर्ड इंटैक्ट, क्योंकि ये उसके फेथ में कहा गया है कि भाई उसे अपनी जो दाढ़ी है वो नहीं काटनी है। अगेन ही वांटेड टू कीप इट इंटैक्ट, बट जो एयरफोर्स पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करती थी। ही वाज अ सोल्जर इन एयरफोर्स एंड जब उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को इसके लिए रिक्वेस्ट की, कमांडिंग ऑफिसर ने उसे मना कर दिया। ही टोल्ड हिम कि भाई आपको ये काटना पड़ेगा दाढ़ी। उसके बाद उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, ये कहते हुए कि आर्टिकल 25 में जो राइट टू रिलीजन है वो इन्फ्रिंज होता है अगर मैं अपनी बियर्ड को ट्रिम करता हूं। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस लॉ के इस ऑर्डर को, एयरफोर्स के इस ऑर्डर को लीगल ठहराया। एंड इट वाज हेल्ड दैट इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एन इंडिविजुअल्स राइट टू फेथ, आर्टिकल 33 अलाउज द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट दिस राइट एज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पर्सनल अपीयरेंस इज एसेंशियल टू ensure discipline in armed forces and thus the petition was dismissed. So basically इस ऑर्डर को सही ठहराया गया, आर्टिकल 33 के अकॉर्डेंस में ठहराया गया। अब बात करते हैं, कहता जी पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर तो है, पार्लियामेंट कानून बनाकर इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर जरूर सकती है, लेकिन उसका पर्पस बड़ा क्लियरली बता दिया गया है। पार्लियामेंट अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं कर सकती कि हम आर्मी के ये फंडामेंटल राइट्स हटा देते हैं, हम पुलिस फोर्स के ये फंडामेंटल राइट्स हटा देते हैं। पर्पस फुलफिल होना चाहिए। जो पर्पस यहां पे बताया गया है, दैट इज टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टू मेंटेन और टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। अगर ये पर्पस के अलावा फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो इट विल बी इलीगल, इट विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 33। अब बात करते हैं आर्टिकल 34। फंडामेंटल राइट्स को आप यहां पर फिर से हटा रहे हैं, बट ओनली ड्यूरिंग मार्शल लॉ। अब पहले तो मार्शल लॉ क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है मार्शल लॉ क्या होता है। इंग्लिश लॉ से हमने ये टर्म उठाई है एंड इट सिग्निफाइज मिलिट्री रूल। अब देखिए मार्शल लॉ का मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन वेयर द अथॉरिटी टू गवर्न अ प्लेस इज टेकन ओवर बाय मिलिट्री फोर्सेस। सो मार्शल लॉ का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब मार्शल लॉ लगा दिया गया, वहां पर जो हमारी सरकारी मशीनरी है
जिसमें हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी आ गई, ये सेट असाइड हो जाएंगे एंड मिलिट्री के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया को रूल किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। अब कहता है कब लगाया जाता है मार्शल लॉ? तो जो ग्रेव सिचुएशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए वॉर हो गया, सिविल वॉर छिड़ गई देश में, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इस तरह की सिचुएशंस में जहां पर जो हमारी नॉर्मल मशीनरी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो जब फेल हो जाते हैं तब मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है। भारत में आज तक मार्शल लॉ कभी लगाया नहीं गया है। कहता है जी दीज अथॉरिटीज, यानी कि जो आर्मी की फोर्सेज या मिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं, जब मार्शल लॉ लग जाता है, दे इंपोज देयर ओन रूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मार्शल लॉ लग जाता है तो आपका जो नॉर्मल कानूनी व्यवस्था है या जो नॉर्मल आपके लॉज हैं जो कि डेली लाइफ में आपको गवर्न करते हैं, उनकी जगह पर मिलिट्री या जो मार्शल लॉ लगाने वाली अथॉरिटीज होती हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, वो अपने रूल्स एंड अपने रेगुलेशंस लगाती हैं सिविलियंस के ऊपर। कहता है जी सच रूल्स आर फ्रेम आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉज विच एग्जिस्ट इन द कंट्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने ये बात को याद रखा तभी आप आर्टिकल 34 को समझ पाओगे। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। कहते हैं जी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम एक बार दरकिनार करते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ indemnify any person in the service of union or state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where the martial law was in force। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में मार्शल लॉ लगा दिया गया, आपकी स्टेट में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उन्होंने आके आपके डीसी को, जो आपके एरिया का डीसी है, उसे ये कह दिया कि भाई इस रोड से जो भी व्यक्ति जाता हुआ दिखे उसे उठाओ और जेल में डाल दो। आपने पूछना नहीं है कि वो क्यों निकला था घर से बाहर, आपने देखना नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, आपने बस उसे उठाना है और जेल में डाल देना है या उसे गोली मार दो। इस तरह का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। मान लीजिए डीसी ने आपको उठाया और जेल में डाल दिया विदाउट एनी आस्किंग और विदाउट एनी रीजन। अब जैसे ही आपको जेल में डाला, आपने कहा जी ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो गया। क्यों? आर्टिकल 19 मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, आर्टिकल 21 मुझे राइट टू लिबर्टी देता है। अब डीसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को इंफ्रिंज किया है। डीसी एक अथॉरिटी है जो कि मार्शल लॉ के टाइम पे, जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मार्शल लॉ अथॉरिटीज। ऐसे में कहता है जी पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के द्वारा उस ऑफिसर को जिसने आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाह रहा था, कानून के द्वारा उस ऑफिसर को इंडेमनीफाई कर सकते हैं। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है कि उसकी जो लीगल लायबिलिटी अराइज हो गई क्योंकि उसने आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया, उस लीगल लायबिलिटी से बचा सकती है पार्लियामेंट उस ऑफिसर को जिसने आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया। तो बेसिकली पार्लियामेंट एक कानून ला सकती है और उस कानून के द्वारा यह कह सकती है कि जब मार्शल लॉ इस एरिया में लगाया गया था, उस समय के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो भी एक्शंस लिए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए, उन सभी ऑफिसर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनके ऊपर ये जो आरोप लगे हैं ये मार्शल लॉ के टाइम पे लगे थे। इस तरह का कानून लाया जा सकता है और इस कानून को लाने की पावर जो दी गई है पार्लियामेंट को, वो आर्टिकल 34 ने दी है। तो सिंपल सी बात है, कहता है जी पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसे ऑफिसर्स को इंडेमनीफाई कर सकती है। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि लीगल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन देना। लीगल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या कि मान लीजिए आपने कोई क्राइम कर दिया, आपकी लीगल लायबिलिटी अराइज होगी क्योंकि आपने क्राइम कर दिया। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है कि आपके खिलाफ अब लीगल कार्रवाई नहीं होगी जस्ट बिकॉज यू हैव डन दैट क्राइम। सो क्या कहता है? कहता है जी पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को इंडेमनीफाई कर सकती है जो कि इन सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट हो, in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where the martial law was in force। दूसरी बात, और अभी जो मैंने आपको बताया ना कि भाई जो मार्शल लॉ अथॉरिटीज होती हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं। मार्शल लॉ की जो अथॉरिटीज हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं। अब मान लीजिए मार्शल लॉ अथॉरिटीज ने एक ऐसा रूल लगा दिया जिसके तहत ये कहा कि भाई जो भी व्यक्ति इस सड़क पर जाता हुआ दिखाई देगा
या जो भी व्यक्ति लेट्स से एक जगह पर 4 लोगों का ग्रुप बना हुआ हमें दिखाई देगा, हम उन ग्रुप को पकड़ेंगे एंड उन ग्रुप को 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। अब आप कहेंगे जी ये तो कोई कानून तो कुछ कहता नहीं है इसमें, ये तो मार्शल लॉ का रूल है कि भाई अगर 4 लोग इकट्ठे खड़े मिल गए उनको 6 महीने के लिए आपने जेल में डाल दिया। क्या ये रूल वैलिड है? आप कहेंगे नॉर्मल लॉ के हिसाब से तो ये रूल वैलिड नहीं है, लेकिन अगर यहां पर मार्शल लॉ को देखें तो उन्होंने ये रूल बनाया और उन्होंने आपको जेल में डाला है। तो ये आर्टिकल 34 कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो मार्शल लॉ के द्वारा या मार्शल लॉ के टाइम पे जो मार्शल अथॉरिटीज के द्वारा, मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो कानून बनाए गए, उनके द्वारा जो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की गई है, सेंटेंस पास की गई है या पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की गई है या किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया गया है, उसे भी वैलिडेट कर सकती है। तो एक तो इंडेमनिटी प्रोवाइड कर दिया कि भाई किसी ने अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते समय मार्शल लॉस के टाइम पे, तो एक तो उसे लीगल लाइबिलिटी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी। दूसरा कि जो मार्शल अथॉरिटीज के टाइम, मार्शल अथॉरिटीज यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कोई कानून बनाया गया था, कोई कानून लागू किया गया था जिसके द्वारा आपको कोई पनिशमेंट दी गई, आपको कोई सजा सुनाई गई या आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसे भी वैलिडेट कर सकती है पार्लियामेंट कानून बनाकर। और ये भी पावर पार्लियामेंट को कहां दी गई है? आर्टिकल 34 में दी गई है। अब 2-3 बातें और इसके बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि भाई कहता है जी द इंडेमनिटी प्रोवाइडेड कैन नॉट बी चैलेंज टू द कोर्ट इन द एनी कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। मतलब अब मैंने जो एग्जांपल लिया आपको कि भाई डीसी ने आपको जेल में डाल दिया, जेल में डाला तो आपने उसके खिलाफ शिकायत की, पार्लियामेंट ने कानून लाया कि भाई इसे हम माफ कर रहे हैं या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, डीसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कहते जी अब पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए उस लॉ को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी इसने तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, इसे पार्लियामेंट माफी कैसे दे रही है, पार्लियामेंट के द्वारा जिस कानून के द्वारा पार्लियामेंट उसे माफी दे रही है आप उस कानून को ही चैलेंज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा क्या कहता है जी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव एनी एपेलेट अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑर्डर पास्ड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स इन दिस सिचुएशन। अब मान लीजिए मिलिट्री कोर्ट के सामने आपको पेश किया गया, मार्शल लॉ लगा हुआ था, मार्शल लॉ के टाइम पे आपको मिलिट्री कोर्ट के सामने ले गए, आपके ऊपर ये चैलेंज लगाया, चार्ज लगाया गया कि ये बिना बात के सड़क पर घूम रहा था, मार्शल कोर्ट ने आपको क्या किया? जेल में डाल दिया। अब इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। सो ये है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 हमने पढ़ा। आखिरी आर्टिकल है 35, कहता है जी पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। सिंपल सी बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए जितने भी कानून बनाने हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए कानून बनाया जाएगा, अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है तो वो क्या होगा? इट विल बी एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। अब वहां पर हमने ऑफेंस बनाया, वो ऑफेंस बनाएगा कौन? यानी कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाएगा कौन? तो कहता है जी पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगी। इसी तरह से कहता है जी कोई भी ऑफेंस की अगर बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में, उन ऑफेंसेस को कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून नहीं बनाती है। ये है आर्टिकल 35, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है जी। सो ये थे हमारे तीनों आर्टिकल्स 33, 34 एंड 35। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आर्टिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। इसमें कुछ खास है नहीं टफ, बट हाँ हमें पता ही नहीं होता कि इसमें क्या है क्या नहीं। सो बेसिकली कई बार क्वेश्चन निकल सकता है कि भाई मार्शल लॉ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्टेलिंग द राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो हमने आर्टिकल 33 में पढ़ा, तो यहां पर आपको पर्पस पता होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट इस तरह से आ जाती है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए पार्लियामेंट डज नॉट रिक्वायर एनी पर्पस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप कहेंगे नहीं सही है। सो ये कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह से निकल कर आ सकती हैं। ठीक है जी। चलिए, सो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने 33, 34 एंड 35 को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।